वृंदावन छठीकरा मार्ग स्थित प्रेम मंदिर के समीप चिंतामणि निकुंज में नवदुर्गा का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही नवदुर्गा के रूप में 16 भुजा वाली देवी माता की पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसी क्रम में नवमी के दिन हवन यज्ञ का आयोजन किया और कन्याओं को भोजन कराए गए, जिसमें चिंतामणि कुंज के महंत नित्यानंद महाराज द्वारा कन्याओं का सर्वप्रथम पूजन किया गया। रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन जब रिश्ते बिगड़ने की बात शान पर आ जाए तो दबंगों को यह बात नागवार गुजरती है। यही कारण है कि दबंग कुछ भी कर गुजरने से नहीं चूकते और चलती गाड़ी में सड़क पर राहगीरों की जान की परवाह न करते हुए अंधाधुंध फायरिंग हो जाती है। पूरा मामला अलीगढ़ जिले में स्थित थाना लोधा क्षेत्र का है, जहां गोद भराई का रिश्ता तोड़कर लौट रहे परिवार की चलती कार पर अचानक फायरिंग हो गई। गोली से घायल कार सवार बेहोश भी हो गए। वहीं जानकारी देते हुए राहुल नाम के घायल युवक ने बताया, अलीगढ़ के एक गांव से रिश्ता तय हुआ था, लेकिन कुछ अनबन होने के बाद आज गोद भराई का रिश्ता खत्म करके जेवरात और नकदी लेकर सफारी कार द्वारा वापस अपने शहर हापुड़ लौट रहे थे कि तभी हस्तपुर पास होने के बाद थाना लोधा इलाके के बाईपास पर स्कॉर्पियो ने पीछा करते हुए उसमें सवार लोगों ने चलती कार पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद खेरेश्वर चौराहे के निकट आकर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। काफी देर तक गाड़ी के अंदर ही बेहोश हालत में सभी लोग पड़े रहे। होश संभालने पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया गया, जो कि सभी घायलों को मलखान सिंह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इस घटना में 2 महिला समेत 5 लोग घायल बताए गए हैं। घायल महिला अपने आप को एक राजनेता की बहन बता रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं अगर बात चलती सड़क पर हुई फायरिंग की कही जाए तो चलती गाड़ी में हुई फायरिंग के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। हम हापुड़ से आए थे। ठीक है। बोबले गांव का एक प्रधान जी हैं और उनका भाई का लड़का है रणवीर सिंह और बॉबी सिंह। उनकी लड़की की हमने गोद भरी थी, गोद भर चुके थे पहले ही। उन्होंने बहुत ड्रामे करे, वो करे। आज हम अपना सामान लेने आए थे, उन्होंने हमें सामान दे दिया। हमसे 1 लाख रुपए लिए भी, उसमें ले भी लिए उन्होंने। फिर हम वहां से जैसे निकले, हाईवे पर चढ़े, हस्तपुर पार करते ही तो वहां से सब बोलेरो लगी। उन्होंने बॉबी का भी नाम हमारे पीछे लगे। हमने भी गाड़ी तेज करी, गोली चला रहे थे हम पे। हमने पुलिस को, कोई पुलिस वाले नहीं आए। हमने बहुत पुलिस को फोन करे। गहरा गड्ढा है, गोली लगी, गाड़ी का शीशा टूटा। लेकिन कुछ शीशे के बाद गोली की पावर कम हो जाती है। गाड़ी कहाँ है आपकी? गाड़ी चौराहे पे, लोधा चौराहे के पास, कौन सा लोधा थाने के पास सफारी स्ट्रो में, दिल्ली नंबर। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है आपके साथ? तेजवीर गुड्डी सिंह की बहन है। आदमी लगे हमें टंकी पर थे। आपके साथ गन शॉट हुआ है? क्या गोली मारी है? गोली मारी। कौन लोग हैं जिन्होंने गोली मारी है? जो लोग हैं हमारे गोद भाई के पैसे बजाए, उन्होंने पीछे से लग गए हमारे। कहाँ पर आपको पता है किस जगह पर गोली मारी थी? इसको लेकर आपने पुलिस में सूचना दी? आपकी भी गोली लगी है? क्या लोगों की गोली लगी है? जयवीर सिंह। क्या हुआ है? हमारे साथ में गोली की वारदात हुई है। हम गोद भर के आए, हमने रिश्ता कैंसिल किया। लड़की वालों ने हम पे गोली चलाई। कौन लोग हैं जिन्होंने गोली चलाई? गोली चलाई रणवीर सिंह और सुनो बॉबी सिंह और सुनो प्रेमपाल सिंह बोबले के। ये क्या स्थान था जहाँ गोली चलाई है? गोली चलाई अलीगढ़ बाईपास पर। अच्छा, इसको लेकर पुलिस में सूचना दी आपने? बिल्कुल, सब मालूम है। क्या लोग हैं जिनके गोली लगी और घायल हुए? ये 2 लोगों को गोली लगी, मेरे भांजे के, मेरी घरवाली के। उत्तर प्रदेश की सफाई कर्मचारी संघ ने नगर निगम के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शासन आदेश अनुसार नगर निगम के सफाई कर्मचारी उनकी योग्यता, अनुभव है, कार्यकुशलता के आधार पर सफाई नायक बनाने का अनुरोध किया। मंडल अध्यक्ष अनूप बिरला ने कहा कि किसी भी व्यक्ति विशेष के कहने पर पदोन्नति नहीं रोकी जाए। यदि ऐसा किया गया तो उस स्थिति में संघ के सभी कर्मचारियों के हितों के लिए प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी नगर निगम में नगर निगम के अधिकारियों की होगी। शिक्षित होने के बावजूद भी वर्षों से सफाई कर्मचारियों के पद पर कर्मचारियों को उनकी योग्यता अनुसार पदोन्नति की जाए। किसी भी रूप में पदोन्नति के कारण को न रोका जाए। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, एक तो सफाई कर्मचारी जो हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है, जिनको सैलरी कम मिल रही है, उसको लेकर दिया है। और जैसे कि नगर निगम में प्रमोशन को लेकर जो घपलेबाजी चल रही है, जैसे प्रमोशन रुकवाने की बात चल रही है, जैसे कुछ असमझ तत्व अधिकारियों को धमकाकर
इनको उनको प्रमोशन को रोकने का काम कर रहे हैं। हम अपने संघ के आधार पर ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो प्रमोशन है उनको प्रमोशन को लगातार चलते रहना चाहिए, बिल्कुल भी रोका नहीं जाना चाहिए। अगर वो रुक गया तो यहाँ भ्रष्टाचार चरम पे आ जाएगा, और भ्रष्टाचार ऐसा चरम पे आएगा कि जो हमारे आला अधिकारी हैं फिर उनको भी हमें क्या वो लपेटना पड़ेगा। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने यहाँ पर प्रमोशन हो रहे हैं उन प्रमोशन को रोका भी ना जाए, और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जिनको 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है, 8,000 रुपये सैलरी मिल रही है, और उसके बाद भी शासन आदेश अनुसार 365 रुपये का जो जियो आया है उसके हिसाब से इनको सैलरी दी जाए। बस मेरा यही कहना है। धन्यवाद। इंसान जिंदगी जीने के लिए तमाम तरह के काम करता है और अपनी ज़रूरतों को पूरी करता है। पूरी दुनिया में अरबों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो बिना किसी काम के किसी अनजान आदमी से बात भी करना पसंद नहीं करते। साथ ही लाखों लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी फ़ायदे के किसी से बोलना भी नहीं चाहते। ऐसे ही लोगों को आईना दिखाने के लिए लगभग 20 साल से पहले से भी ज़्यादा समाज में एक नया आयाम स्थापित कायम करने के लिए हयात नाम की संस्था बिना किसी स्वार्थ के काम कर रही है। हयात एक ऐसी संस्था है जिसने ना जाने कितने घरों में रौनक लौटाई, हजारों लोगों को रोजगार दिलाया, ऐसे लोगों का मुफ्त में इलाज करवाया जिनके इलाज के बाद से आज उनके परिवार का चूल्हा जल रहा है। बच्चों की मुस्कान से लेकर बुजुर्गों की परेशानी को अपना समझकर जिस संस्था ने अपना 20 साल से भी ज़्यादा का समय आम जनता के बीच न्यौछावर किया हो, आज उसी संस्था के डायरेक्टर एक बार फिर जनता से अपील की कि अगर कोई बेरोजगार हो, बीमार हो या परेशान हो, आज भी हयात संस्था उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। वहीं अलीगढ़ के एक निजी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान हयात संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया कि हयात बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी इन्वेस्ट के आम जनता के लिए तैयार है। युवाओं को रोजगार और बीमारों के लिए दवा की व्यवस्था हयात के द्वारा निःशुल्क की जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो वह हयात संस्था के पदाधिकारियों से मिलकर अपनी परेशानी को बता सकता है। हम युवाओं को पहले आमंत्रित करते हैं। हमने हर जगह अपने जो भी आवेदन दे रखे हैं। हमने यहाँ पे सलमा जो कि आपकी यहाँ की रीजनल मैनेजर नियुक्त किया है। काफ़ी पहले से ये औरत यहाँ पे तमाम सोशल वर्क्स में एक्टिव थी। शकील साहब हैं। अभी हमारी वर्किंग टीम में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी अकाउंटेंट जो हैं हेड डिपार्टमेंट मरियम शरीफी यहाँ पे हमारे साथ बैठी हुई हैं। सबा उल्फत है, ये रीजनल मैनेजर है सेंट्रल दिल्ली की ब्रांच की, एडमिनिस्ट्रेटर है, ये लोग भी बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बार बच्चों को आवेदन किया। इन बच्चों के आवेदन को लेते हुए मेरा सवाल था सर, बेरोजगारी को किस तरह खत्म करेंगे? वही बता रहा हूँ मैं आपको। उनके आवेदन को लिया, कुछ बच्चों को टारगेट बेस पे उनको परख के लिए हम फील्ड में छोड़े और करीब 300 बच्चों को अस्थाई और दूरदर्शी रोजगार देने के लिए हम तत्पर हैं, जिसमें अभी 100 से ज़्यादा बच्चे स्थापित हो चुके हैं। बुलंदशहर में आजाद पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा से वापस लौटते समय चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हुए हमले की निंदा करते हुए आज सहारनपुर के देवबंद में भी भीम आर्मी एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा। इस दौरान भीम आर्मी के देवबंद विधानसभा अध्यक्ष शौर्य अंबेडकर ने कहा कि आज जो ज्ञापन दिया गया है वो चंद्रशेखर जी की सुरक्षा के लिए दिया गया है। इस देश और यूपी सरकार में जंगल राज चल रहा है, कोई भी आम व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। साथियों से विदेशवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि कल जैसे कि बुलंदशहर का उपचुनाव चल रहा है, वहां पर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा एक चुनावी जनसभा की गई है, जिसमें वहां के उपचुनाव के प्रत्याशी हाजी यामीन जी द्वारा वहां उपचुनाव लड़ा जा रहा है। तो उनके समर्थन में बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में जो जनसभा की गई है, उसके बाद जब चंद्रशेखर आज़ाद जी वापस लौट रहे थे उस चुनावी दौरान के बाद, तो वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है, 6 राउंड फायरिंग की गई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को जान से मारने की कोशिश की गई थी और उनको जान से निरंतर धमकी भी दी जा रही है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी सकते हैं। आज जो यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है वो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की सुरक्षा के लिए दिया गया है, क्योंकि यहाँ इस देश के अंदर यूपी सरकार के अंदर जंगल राज चल रहा है। कोई भी आम व्यक्ति कोई भी सुरक्षित नहीं है, सब असुरक्षा में रह रहे हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं सभी को कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज की लड़ाई और माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी लड़ाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी भीम आर्मी के तत्वाधान में, वे आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में लड़ रहे हैं, जिससे इस देश के अंदर उनके विरोधियाँ भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं।
यही इसलिए कल जब बुलंदशहर में उनके उपचुनाव में जब पहली चुनावी जनसभा थी, जब वे वहाँ से लौट रहे थे, तो वहाँ के कुछ मनुवादियों ने उन पर 6 राउंड फायरिंग करवाने के, उनके काफिले पर 6 राउंड फायरिंग कराई गई। लेकिन वहाँ के प्रशासन को कोई भी मुफ्ता सबूत नहीं मिले। वे कहते हैं कि कोई यहाँ पर कोई फायरिंग नहीं हुई, लेकिन मैं शासन प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूँ वो उनकी प्लानिंग थी, क्योंकि अगर कोई चुनावी जनसभा होती है तो वहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराना वहाँ के प्रशासन का अधिकार है। आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, इसके लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर नथमन डिडेल के निर्देश पर चिकित्सा एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने डीग कस्बे में सोमवार को दस्तक दी, जिस दौरान खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में अपनी अपनी दुकानों को बंद करके भाग गई। फूड इंस्पेक्टर जगदीश गुप्ता ने बताया कि त्योहारी सीजन को एवं आमजन की सेहत को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं जिला कलेक्टर नथमन डिडेल के निर्देश पर चिकित्सा एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने कस्बे के नई सड़क स्थित जय अम्बे डेयरी से घी एवं श्री राम डेयरी से दूध के सैंपल लिए गए हैं। फूड के लिए युद्ध अभियान राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें आम पब्लिक को शुद्ध मिठाइयाँ, खाद्य सामग्री मिले, इसलिए आज 2 टीमें जिला कलेक्टर महोदय द्वारा 2 टीमें निर्धारित की गई थी। एक टीम को डीग भेजा था, एक टीम को नरवे भेजा था। डीग वाली टीम ने 2 नमूने लिए हैं अभी तक। एक श्री राम डेयरी से दूध का नमूना लिया है तथा जय अम्बे डेयरी पुरानी अनाज मंडी से घी का नमूना लिया है। जैसे जाँच हेतु प्रयोगशाला भेजेंगे, जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक्ट के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दीपावली पर्व के दृष्टिगत शासन के द्वारा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को चीनी उपलब्ध कराई जा रही है। यह जानकारी जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी ने दी। इस संबंध में शासन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र कुमार सिंह ने दी जानकारी में बताया कि अभी यह वितरण सिर्फ अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में प्रत्येक अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 3 किलो चीनी 18 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगी, जिसे वह अपनी राशन की दुकानों से प्राप्त कर सकते हैं। इस माह के द्वितीय साइकिल में जो हमारा द्वितीय चरण होता है, 21 तारीख से 30 तारीख तक मासांत तक वितरित करते हैं। इसमें अंत्योदय राशन कार्डों पर प्रति राशन कार्ड 3 किलो चीनी 18 रुपये की दर से दिया जा रहा है। ये चीनी सिर्फ अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए है। इसके अतिरिक्त जो हमारी पूर्व की व्यवस्था थी पात्र गृहस्थी में और अंत्योदय पे खाद्यान्न जो दिया जाता था 5 किलो, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल, वो पूर्व की भांति ही दिया जा रहा है, जो कि निःशुल्क है। तो प्रति यूनिट 5 किलो है, वो पूर्व की भांति चली आ रही है। चीनी की जो व्यवस्था है सिर्फ अंत्योदय राशन कार्डों पर, यूनिट पर नहीं, प्रति राशन कार्ड 18 किलो चीनी 18 रुपये की दर से 3 किलो चीनी प्रति राशन कार्ड पर दिया जा रहा है। सर, जिस प्रकार से लागू हुआ है कि कहीं से भी राशन कार्ड धारक अपना राशन का खाद्यान्न ले सकता है, क्या चीनी उपलब्ध हो पाएगी उसे? या अंत्योदय अपनी मूल दुकान से लेते हैं, तो वहाँ से जो उनकी मूल दुकान है वहाँ से वो खाद्यान्न के साथ साथ चीनी भी प्राप्त कर रहे हैं। ये केवल एक ही महीने के लिए लागू? फिलहाल इस महीने दिया जा रहा है। आगे जैसे शासन के निर्देश प्राप्त होते हैं तब पहले कार्रवाई की जाएगी। नवदुर्गा में जगह जगह देवी के मंदिरों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, साथ ही धार्मिक अनुष्ठान भी प्रारंभ हो जाते हैं। इसी श्रृंखला में तीर्थनगरी वृंदावन के गोपीनाथ बाजार स्थित श्री कृष्ण काली शक्तिपीठ में नवदुर्गा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शतचंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ। नवदुर्गा पूर्ण हो जाने के बाद विजयदशमी के दिन मंदिर में पूर्ण आहुति दी गई, जिसमें शतचंडी महायज्ञ हवन समापन हुआ। इस बारे में जानकारी देते हुए कृष्ण काली पीठ के महाराज केशव आचार्य ने बताया कि वृंदावने धाम्ने पुरा कदाचित राधा परप्रीति विवर्धनाय कृष्णेन लोकेन कृतेन नित्यं भव्याय भूयान मम कृष्ण काली। श्रीधाम वृंदावन में कृष्ण काली पीठ आदि शक्ति पीठ है। जिस समय परम्बा जगदम्बा आद्या शक्ति जगत जननी भगवती माँ दुर्गा ने देह परित्याग के 51 पीठ बने, सती ने जब देह परित्याग किया तो श्रीधाम वृंदावन में सती के केश गिरे और केश गिरने के कारण से इस स्थान का नाम केश घाट हुआ। द्वापरांत में भगवान कृष्ण ने केशी दैत्य का उद्धार किया। वृंदावन महत्पुण्यम यत्र केशी निपातेन केश शतगुणम पुण्यम यत्र विश्रमतो हरे। तब इस स्थान का नाम केशी घाट हुआ। तब से अद्यावधि पर्यंत ये स्थल कृष्ण काली पीठ के रूप में अद्यावधि अवस्थित है, व्यवस्थित है। पिछले लगभग 50 वर्षों से यहाँ निरंतर वासंतिक और शारदीय दोनों नवरात्रियों में
विश्व कल्याणार्थ शिवा सचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस बार संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी से संपूर्ण विश्व मानव की रक्षा के लिए, भारत के अभ्युदय के लिए और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सचंडी यज्ञ संकल्पित की गई और जगदम्बा की कृपा से आज यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न हुई। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग स्थित टाउन हॉल के पीछे नगर निगम द्वारा 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाली चौपाटी स्थल का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अवलोकन कर निर्देश दिए कि यह स्थल आकर्षक मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए, जहां निर्धारित दरों पर खान पान की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। डॉक्टर गर्ग ने अवलोकन के दौरान नगर निगम आयुक्त नीलिमा तक्ष को निर्देशित किया कि चौपाटी स्थल के मुख्य द्वार पर सीढ़ियों का निर्माण कराया जाए ताकि वाहन मुख्य स्थल तक नहीं आ जा सके। वाहनों के लिए अलग से स्थल विकसित किया जाए जिसका ठेका दिया जाए। उन्होंने कहा कि चौपाटी स्थल पर बनाए जाने वाले फूड कोर्ट में पोषक एवं निर्धारित दरों पर भोजन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो और चौपाटी स्थल पर रात्रि के समय पर्याप्त विद्युत व्यवस्था के साथ साफ सफाई भी कराएं। इसके पश्चात डॉक्टर गर्ग ने टाउन हॉल का अवलोकन किया और निर्देश दिए कि इसे बच्चों के लिए पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि टाउन हॉल में रह रहे परिवारों को आवास की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। एक तो है कि एनसीआर जो हमारा प्लानिंग बोर्ड है उसका जो है सब रीजनल प्लान, उसके बारे में। दूसरा जो मास्टर प्लान है 2023 का, उसके बारे में चर्चा की गई। तो एक इशू तो हमारा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड वाला जो इशू है वो तो क्लियर है, उसका जो सब रीजनल प्लान स्वीकृत हो गया है। तो वो अब हमारे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को जब हम प्रपोजल्स भेजेंगे अर्बन डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, चाहे वो फ्लाईओवर्स हों, पार्क्स का निर्माण हो, चौराहों का सौंदर्यीकरण हो या हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, इवन बिजली का लाइनों को चेंज करवाने का, रिस्ट्रक्शन करवाने का है और ड्रेनेज सिस्टम को, इन सारे प्रोजेक्ट्स को हम जो है इसके तहत एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के साथ भेजेंगे। इस पर एक निर्णय हुआ है। दूसरा जो इशू है कि मास्टर प्लान का जो जोनल डेवलपमेंट प्लान है, जो कंसल्टेंट फर्म है उसको बुला करके निर्देश दिए गए हैं कि विदिन 6 मंथ ये काम कंप्लीट करेंगे। एफ ब्लॉक उन्होंने तैयार करके दिया जिस पर हमारे डिप्टी प्लानर और ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं और करके, और प्लस 3 संयुक्त टीम जाएंगी, रेवेन्यू की, यूआईटी की और टाउन प्लानर की। ये संयुक्त टीम पूरी भरतपुर का सर्वे करके अपनी रिपोर्ट देंगी और जो भी डेविएशन है उसके बारे में रिपोर्ट देंगी, जिससे कि ये जोनल डेवलपमेंट प्लान हमारा ये अप्रूव हो सके, जल्दी से तैयार हो सके। इसके लिए 6 महीने का इन्होंने समय दिया है। वो उन लोगों के लिए सुविधाजनक होगा जो कॉलोनियाँ बिना अप्रूवल के हैं, जिनके पट्टे देना है, रेगुलराइजेशन करना है। ये जो काम करेगा वो जोनल डेवलपमेंट प्लान करेगा। जब तक जोनल डेवलपमेंट प्लान अप्रूव नहीं होगा तब तक हम पट्टे जारी ना यूआईटी कर सकती है ना नगर निगम कर सकता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो हमारी जो कॉलोनियाँ कृषि भूमि पर बसी हुई हैं उनको अप्रूवल का काम, उसमें जो डेविएशन होंगे वो राज्य सरकार को हमारे स्तर पर भेजे जाएंगे और वहाँ से उन चीज़ों को निकलवाया जाएगा। सहारनपुर के बेरीबाग क्षेत्र 66 बिजली घर में जर्जर खंभों व जर्जर तारों को लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला और उन्हें ज्ञापन दिया। वहीं पार्षदों ने बताया कि जिसमें मोहम्मद आसिफ अंसारी पार्षद वार्ड नंबर 28 ने बताया कि नगरीय क्षेत्र के 66 बिजली घर बेरीबाग में कई जगहों पर बिजली के जर्जर खंभे नीचे से गल चुके हैं और वह झुक गए हैं, जिनकी आज तक कोई मरम्मत नहीं की गई तथा तार भी कई जगह जर्जर अवस्था में लटके पड़े हैं, जिससे कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, जिसमें किसी को भी जान माल की हानि हो सकती है। हम इस संबंध में संबंधित अधिकारी को पिछले 2 वर्षों से अवगत कराते आ रहे हैं, परंतु आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, मैं चौधरी सयाद पार्षद वार्ड नंबर 51 कार्यकारिणी सदस्य। आज मैं और मेरा दोस्त आसिफ भाई पार्षद वार्ड नंबर 28 से हम डीएम साहब से मिले हैं। जो लोगों की समस्याएं हैं शहर की उन्हें लेकर, जैसे कि राशन कार्ड हुआ, गरीब आदमियों के राशन कार्ड नहीं बन रहे, उन्हें बहुत समस्या आ रही, इनको राशन नहीं मिल पा रहा। वो समस्या लेकर जैसे वार्ड नंबर 28 में 66 बिजली घर की समस्याओं, खंभे की समस्याओं को लेकर और रोड की समस्याओं को लेकर आज हम डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपके काम जल्द होगा।
जी, मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी, पार्षद पति, वार्ड नंबर 28। आज हम जिला अधिकारी महोदय से मिले हैं कुछ समस्याओं को लेकर। चौधरी सजाद पार्षद कार्यकारिणी मेंबर के नेतृत्व में डीएम साहब से मुलाकात हुई है। इसमें क्षेत्र की समस्याओं से डीएम साहब को अवगत कराया, जैसे कि गरीब लोगों के राशन कार्ड, लॉकडाउन के दौरान जो लोग गरीब पात्र पाए गए थे उन लोगों के राशन कार्ड बन जाएँ। हमारे क्षेत्र में जो खंभे पोल गिरने को खड़े हैं, तारें झुकी खड़ी हैं, उस समस्याओं को लेकर के मिले। हमारे यहाँ मुख्य रोड MGM रोड, जो MGM रोड है उसके लिए मिले, ताकि वो जल्द से जल्द बन पाए। डीएम साहब ने जो है हमें आश्वासन दिया जल्द से जल्द बना दिए। बुराई पर अच्छाई की विजय होने से ही पहले अलीगढ़ में रामलीला ग्राउंड से रावण का पुतला गायब हो गया। रविवार सुबह आसपास के लोगों ने देखा तो दहन स्थल पर रावण का पुतला नहीं था। दरअसल बीते दिनों पुलिस प्रशासन के साथ श्री रामलीला महोत्सव कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें बात हुई थी कि रावण दहन कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए रामलीला ग्राउंड में ही कराया जाएगा, जिसके चलते पुतले की ऊंचाई भी घटा दी थी। रामलीला गौशाला कमेटी ने परंपरा को कायम रखने के लिए इस बार मंचन की जगह संगीतमय रामायण पाठ करवाया। रविवार को दशहरा के अवसर पर सूक्ष्म रूप में नुमाइश मैदान की जगह रामलीला मैदान में रावण के पुतले का दहन होना था। इसके लिए कारीगर राजू के द्वारा बीते 5 दिनों से रावण का पुतला तैयार किया जा रहा था। रविवार को ग्राउंड में पुतले को आतिशबाजी लगाकर खड़ा किया जाना था। सुबह कमेटी के पदाधिकारी व आसपास के लोग पहुंचे तो वहां पर रावण का पुतला नहीं मिला। यह देख सभी लोग हैरान हो गए। पुतला तैयार करने वाले कारीगर भी नहीं मिला। कमेटी के पदाधिकारियों पर फोन लगाना शुरू हो गया। सूचना पर सभी कमेटी के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। कमेटी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने रावण दहन रोकने के लिए जबरन पुतला गायब कराया है। विवाद बढ़ने पर एसीएम प्रथम अंजुम बी सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी आ गए। इस दौरान कुछ लोगों को दहन स्थल के पीछे बाग में रावण के पुतले का ढांचा तहस नहस अवस्था में पड़ा देखा। कमेटी ने पुतले को दहन स्थल पर रखवाया। जनप्रतिनिधियों, पुलिस प्रशासन व कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक में तय हुआ कि रावण दहन रामलीला ग्राउंड में ही कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए होगा, जिसके बाद कारीगर को घर से बुलाकर लाया गया और पुनः पुतले को तैयार करवाया गया। होगा रावण का पुतला यहाँ से गायब हुआ था रात को, पुलिस की लापरवाही से गायब हुआ था और यहाँ रावण दहन होगा। किस तरह से हुआ था पता नहीं, है तो पुलिस जांच कर रही है। हमने पुलिस को लिख के दिया है, पुलिस जांच करे बंद तालों में कैसे पुतला गायब हो गया यहाँ से। क्या माना जी परमिशन नहीं थी? हाँ, परमिशन भी थी। पुतला दहन की इसकी परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है, तो परंपरागत कार्यक्रम है। प्रभु श्री राम रावण को दहन करेंगे, इसकी किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मथुरा के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभिहित अधिकारी चंदन पांडे का स्थानांतरण हो जाने के चलते सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर के सभागार कक्ष में आयोजित विदाई समारोह कार्यक्रम में जनपद के अपर जिलाधिकारी प्रशासन सतीश त्रिपाठी, सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर विभाग के नवागत अभिहित अधिकारी गौरीशंकर का जहां सभी ने शॉल उड़ाकर स्वागत किया, तो वहीं वर्तमान अभिहित अधिकारी चंदन पांडे को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें विदाई दी। इस मौके पर उपस्थित विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने संबोधन में निर्वर्तमान अभिहित अधिकारी के कार्यकाल की सराहना करते हुए जिस पर चंदन पांडे ने सभी का आभार व्यक्त किया।